साइकिल चलाते चलाते आदित्य ने अनायास ही आसमान की ओर नजर उठाई। कुछ ही पल पहले जो आकाश हल्का नीला था, अब वह शीशे के रंग में बदल चुका था। घने बादल एक दूसरे से टकराते हुए ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी अनहोनी की तैयारी हो रही हो। हवा अचानक बिल्कुल थम गई। आदित्य समझ गया तूफान आने वाला है। लेकिन परेशानी ये थी कि उसका गांव नंदनपुर अभी भी 23 किलोमीटर दूर था। उसने पैडल पर जोर लगाया, लेकिन कुछ ही मीटर बाद तेज हवा ने उसे रोक दिया। और फिर कड़कती बिजली, चीखता तूफान, मूसलधार बारिश, सड़क एक धुंधली परत के पीछे गायब हो गई। हर दिशा एक जैसी लगने लगी। कोई चारा न देखकर आदित्य ने पास के एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे शरण ली। लेकिन बारिश ऐसी थी जैसे आसमान फट पड़ा हो। उसने कांपती आवाज में बुदबुदाया, हे भगवान, आज की रात बचा लो। शायद उसकी प्रार्थना सुन ली गई। कुछ ही देर में बारिश की धार हल्की पड़ी, लेकिन सड़क अब कीचड़ और टूटे पेड़ों से भर चुकी थी। साइकिल चलाना नामुमकिन था। वह साइकिल को घसीटता हुआ आगे बढ़ा और तभी उसे एहसास हुआ वह रास्ता भटक चुका है। यह नंदनपुर का रास्ता नहीं था। तभी उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, बाबू, रास्ता नहीं मिल रहा क्या? आदित्य चौंक गया। मुड़कर देखा, धुंध और अंधेरे के बीच एक इंसानी परछाई खड़ी थी। के कौन? मेरा नाम हरिनाथ है। आप गलत मोड़ पर आ गए हैं। मुझे नंदनपुर जाना है। परछाई हल्की सी हंसी हंसी, आज नहीं जा पाएंगे। वो रास्ता गिरा हुआ है, पेड़ और बिजली के खंभे सब। आदित्य का दिल बैठ गया। पास ही मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, हरिनाथ बोला। बारिश फिर तेज होगी, चलिए। आदित्य ने आसमान की ओर देखा। दूर फिर बिजली चमक रही थी। मजबूरी में उसने सिर हिला दिया। चलते हुए आदित्य को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में जली हुई चीज की गंध, जैसे कुछ बहुत पहले जल चुका हो। कुछ दूरी पर एक सूखा महुआ का पेड़ दिखा। उसके पास एक झोपड़ी सी संरचना थी। अंदर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। हैरानी की बात यह थी, तेज हवा के बावजूद लो बिल्कुल स्थिर थी। यही है मेरी दुकान, हरिनाथ बोला। आदित्य ने साइकिल पेड़ से टिकाई और भीतर झांका। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, जंग लगे बर्तन और दीवारों पर कालिक। इतनी सुनसान जगह, यहां कौन आता होगा? बैठिए, हरिनाथ बोला। चाय अभी लाता हूं। चाय? हैरानी की बात यह थी कि वह बहुत जल्दी बनकर आ गई। यहां कौन आता है? आदित्य ने पूछा। हरिनाथ ने पल भर रोककर कहा, पहले पास में बस अड्डा था, अब कभी कभी कोई भटका हुआ मुसाफिर। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिससे आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी हरिनाथ बोला, आज रात यही रुकना पड़ेगा। बाहर जाना ठीक नहीं। बाहर तूफान फिर उग्र हो चुका था। लेकिन आदित्य की नजर लालटेन पर टिक गई। इतनी आंधी और फिर भी लौ हिल तक नहीं रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। हरिनाथ झोपड़ी के बाहर बिछावन लगाते हुए बोला, चंद्रा को बुलाना भूल गया, वो पान लाएगी। आदित्य के कानों में घुंघराओं की हल्की आवाज पड़ी। एक औरत धीमे कदमों से सामने आई। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। लीजिए, उसने पान बढ़ाया। अचानक एक सड़ी सी गंध, तेज हवा चली और उसकी ओढ़नी सरक गई। आदित्य की सांस अटक गई। उसकी गर्दन पर एक गहरी पटी हुई रेखा थी जिससे काला सा खून रिस रहा था। पल भर में वह औरत गायब हो गई। हरिनाथ ने लालटेन की लौ धीमी की और अंदर चला गया। आदित्य डर के मारे जैसे पत्थर बन गया। रात के सन्नाटे में सियार की चीख, उल्लू की डरावनी आवाज, थकान के कारण कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक भयानक चीख। आदित्य हड़बड़ाकर उठा। सामने एक आदमी गले में रस्सी डाले झूल रहा था। आदित्य की चीख निकल ही जाती कि क्या हुआ बाबू? हरिनाथ की आवाज आई। अगले ही पल वह दृश्य गायब था। सब सपना है, हरिनाथ बोला। डरिए मत, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। और फिर उसने 3 साल पहले की एक जलती हुई कहानी सुनाई। एक चाय वाला, उसकी खूबसूरत पत्नी, एक लालची ग्राहक, धोखा, हत्या, आग और आत्मदाह। कहानी खत्म होते होते आदित्य की सांसें तेज हो चुकी थी। सुबह हो रही है, हरिनाथ बोला, अब जाइए। सुबह आदित्य जल्दी जल्दी बाहर निकला, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे याद आया पैसों का बैग। वह वापस लौटा, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का ढांचा। पीछे से आवाज आई, यही ढूंढ रहे हो? वह मुड़ा। तेज हवा चली, ओढ़नी हटी, वही खून से सना चेहरा। आदित्य की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा।